क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। ये सीडीपी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 टॉपिक आज मैं फिनिश कराने वाली हूँ, तो जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए और इस लाइव को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए जल्दी से। तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीएफ 2005। एनईपी 2020 में आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। सीडीपी की क्लास में एनईपी 2020 आपका हो चुका है। आज मैं करा रही हूँ आपको एनसीएफ 2005। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एनसीएफ 2005। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जल्दी से एक बार लाइव को शेयर कर दीजिए, देन हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? एनसीएफ 2005। समझते हैं एनसीएफ 2005 क्या है। तो एनसीएफ 2005 का फुल नेम क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या है एनसीएफ का फुल नेम? क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और ये कब आया? 2005। इसका नाम क्या है? एनसीएफ 2005, ठीक है। तो ये जो था एनसीएफ 2005, ये 4th नंबर का एनसीएफ था। इससे पहले और भी एनसीएफ आ चुके थे 3, ठीक है। तो पहला एनसीएफ जो आया था वो आया था 1975 में। पहला एनसीएफ जो आया था वो आया था 1975 में। दूसरा एनसीएफ जो आया था वो आया था 1988 में। पहला एनसीएफ कब आया था? 1975 में। दूसरा एनसीएफ कब आया था? 1988 में। तीसरा एनसीएफ कब आया था? 2000 में आया था। तीसरा एनसीएफ कब आया था? 2000 में आया था। और चौथा एनसीएफ कब आया था? 2005 में। तो ये कौन सा एनसीएफ है? 2005। कौन सा है? 2005 एनसीएफ है। कब आया? 2005 में, ठीक है। अब देखते हैं ये सारे एनसीएफ किसने प्रिपेयर किए थे। ये सारे चारों एनसीएफ किसके द्वारा तैयार किए गए थे? तो ये एनसीएफ एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए थे। किसके द्वारा तैयार किए गए थे? एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए थे। 4 एनसीएफ आ चुके थे। ये जो 2005 वाला एनसीएफ है, ये कौन सा एनसीएफ है? 4th नंबर का एनसीएफ है। आपसे पूछ सकता है ये कौन से नंबर का एनसीएफ है? 2005 4th नंबर का एनसीएफ है। इससे पहले 3 एनसीएफ और आ चुके हैं। पहला एनसीएफ 1975 में आया था। दूसरा एनसीएफ 1988 में आया था। तीसरा एनसीएफ 2000 में आया था। और चौथा एनसीएफ 2005 में आया था। तो एनसीएफ 2005 कब आया था? 4th वाला एनसीएफ है, 4th नंबर पे आया था ये, ठीक है। और ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये सारे एनसीएफ किसके द्वारा बनाए गए हैं? किसकी देखरेख में बनाए गए हैं? किसके द्वारा बनाए गए हैं, प्रिपेयर किए गए हैं? एनसीईआरटी द्वारा। तो आपको याद रखना है किसके द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं? एनसीईआरटी द्वारा। और एनसीएफ का फुल नेम क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी। क्या पूछ लेता है? एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको क्या याद रखना है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब आगे चलते हैं। एक और एनसीएफ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो हमने पढ़ा एनसीएफ 2005। अब एक एनसीएफ है एनसीएफ टीई। एनसीएफ टीई ये एनसीएफ है टीचर एजुकेशन के लिए। किसके लिए? टीचर एजुकेशन के लिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये 2009 में आया था। ये बिल्कुल अलग है, ये एनसीएफ में नहीं है, ये अलग एनसीएफ है। इसको ध्यान रखना है, बस आपको मिक्स नहीं कर देना है। ये एनसीएफ टीचर्स के लिए आया था, ये टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए आया था, ठीक है। तो एनसीएफ टीई किसके लिए आया था? टीचर्स के लिए आया था 2009 में। ये बात आपको याद रखनी है। अगर ईयर पूछ ले आपसे, एनसीएफ टीई कब आया था? 2009 में आया था। और ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? एनसीटीई द्वारा। किसके द्वारा? एनसीटीई द्वारा। टीचर से रिलेटेड जितने भी नियम वगैरह होते हैं वो सब किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? एनसीटीई द्वारा।
किसके द्वारा? NCTE द्वारा। ठीक है, तो ये वाला NCF तो टीचर्स के लिए आया था। NCF-TE और कब आया था? 2009 में आया था। और हमारा जो NCF है 2005 वाला, वो कब आया? 2005 में आया NCF। ठीक है, और ये कौन सा NCF था? 4th नंबर का NCF था, चौथा NCF था। ठीक है, अब देखते हैं नेशनल फोकस ग्रुप बने। क्या हुआ? कुछ नेशनल फोकस ग्रुप बने जिनकी संख्या कितनी है? 21 है। तो आपको ये याद रखनी है। नॉर्मली नेशनल फोकस ग्रुप कितने बने थे? 21 बने थे। और उनके हेड कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। कौन थे हेड उनके? प्रोफेसर यशपाल थे। आज आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा NCF। फिर इससे बाहर क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। मैंने पूरा निचोड़ ले लिया है NCF का, आपको तैयार करवा रही हूँ। तो देखो, नेशनल फोकस ग्रुप कितने बने? 21 बने। ठीक है, और उनके हेड कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। कौन थे हेड? प्रोफेसर यशपाल थे। अब क्या हुआ? एक रिपोर्ट आई थी लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या आई थी? एक लर्निंग विदाउट बर्डन। तो उसी के तहत ये जो है NCF 2005 की बुनियाद रख ली गई। किसके तहत? इसी रिपोर्ट पर आधारित, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि लर्निंग जो है बिना बोझ के। ये एक रिपोर्ट आई थी, इसी पर ये जो है NCF आधारित है। कौन सा NCF? NCF 2005। ठीक है, और साथ में NPE 1986 भी आई थी। तो इन दोनों को इंक्लूड करके आपका NCF 2005 बना। NPE 1986, NEP भी बोलते हैं इसको, NEP 1986 NPE भी बोलते हैं। ठीक है, तो 1986 की जो NEP आई थी 1986 की, और जो रिपोर्ट थी लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट, उन दोनों को इंक्लूड करके आपका NCF 2005 बन गया। ठीक है, अब ये किस पर बल देता है? ये किस पर बल देता है? NCF 2005 आपका रचनावाद पर बल देता है। किस पर देता है? क्रिएटिविटी पर बल देता है। क्या कहता है ये? कि बच्चे को आपको क्रिएटिव बनाना है। कैसा बनाना है? बच्चे को आपको क्रिएटिव बनाना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस पर बल देता है NCF 2005? रचनावाद पर बल देता है, क्रिएटिविटी पर बल देता है। ठीक है, और NCF 2005 के अकॉर्डिंग टीचर की क्या भूमिका है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीएड से आता जा रहा है। बीएड में भी ये आया था क्वेश्चन, टेट में भी है, सुपर टेट में, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये। CTET के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी में आता है ये क्वेश्चन। फेमस क्वेश्चन है, मेरा मतलब ये है, ये फेमस क्वेश्चन है कि NCF 2005 के अनुसार टीचर की क्या भूमिका है। तो टीचर की भूमिका क्या है? फैसिलिटेटर की है। किसकी है? फैसिलिटेटर की है, सुविधा दाता की है। टीचर की भूमिका क्या है? NCF 2005 के अनुसार, NCF 2005 के अनुसार टीचर की भूमिका एक सुविधा दाता की है। किसकी है? सुविधा दाता की है, सुगमकर्ता की है, फैसिलिटेटर की है। ठीक है, तो टीचर की भूमिका क्या है? एक सुविधा दाता की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। टीचर की भूमिका NCF 2005 के अनुसार क्या है? फैसिलिटेटर की है। किसकी है? फैसिलिटेटर की है। ठीक है, सुविधादाता की है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया, ये 4th नंबर का NCF था 2005 में जो आया है। किसके द्वारा बनाया गया है ये NCF? NCERT द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और इसका मेन मोटिव क्या है? रचनावाद को बढ़ावा देना। किसको? क्रिएटिविटी को बढ़ाना। ठीक है, और टीचर की NCF के 2005 के अनुसार क्या भूमिका है? फैसिलिटेटर की है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। क्या है? एक फाइल है, एक दस्तावेज है। क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। ये क्या है? NCF 2005 क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। तो NCF 2005 में क्या बात की गई है? ये बात की गई है कि बालकों को, बच्चों को क्या पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाना है, ये डिस्कस किया गया है NCF 2005 में। तो क्या डिस्कस किया गया है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाना है, ये NCF 2005 में डिस्कस किया गया है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। NCF 2005 में क्या चर्चा की गई है? यही चर्चा की गई है कि बालकों को क्या पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, ये NCF 2005 में बताया गया है।
नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या है ये? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध है सभ्यता और प्रगति, उससे हुई है। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति किससे हुई है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के एक निबंध जिसका नाम है सभ्यता और प्रगति, उससे हुई है इसकी शुरुआत। एनसीएफ 2005 की मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुई है। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। इसका जो ट्रांसलेशन है, इसको जो 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं उन सभी भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया है। एनसीएफ 2005 को क्या किया गया है? एनसीएफ 2005 को 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उन सभी में ट्रांसलेट किया गया है एनसीएफ 2005 को, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 को किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पूरा टॉपिक आज फिनिश हो जाएगा एनसीएफ 2005, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 को किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। आपको याद रखना है एनसीएफ 2005 को किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको याद रखना है। किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? एनसीएफ 2005 प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। एनसीएफ 2005 में क्या है? 5 मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं। कितने मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं? 5 मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको क्या करना है आपको? स्कूल के अलावा उसके बाहरी जीवन से, स्कूल के बाहर का जो जीवन है उससे जोड़ा जाए, मतलब दैनिक जीवन से जोड़ा जाए। स्टडी को क्या किया जाए? दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए। जैसे आप बच्चे को कलर के बारे में बता रही हैं तो दैनिक जीवन से जोड़कर आप बता सकते हैं कि बेटा ये जो है दूध का रंग कैसा होता है। ठीक है, तो बच्चा बोलेगा सफ़ेद होता है। कि गाय का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ऐसे आप दैनिक जीवन से जोड़ सकते हैं। बच्चे को काला रंग के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप कहेंगे भैंस कैसे रंग की होती है? तो बच्चे ने देखी होती है काले रंग की होती है भैंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप ज्ञान को क्या करेंगे? दैनिक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाएंगे। ज्ञान को क्या करेंगे? स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे, दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे, बच्चे के डेली लाइफ से जोड़कर पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे ज्ञान को? आपको क्या करना है? दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है, डेली लाइफ से जोड़कर पढ़ाना है। आप डेली लाइफ से जोड़कर पढ़ाएंगे तो क्या होगा? बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा। कैसे, क्या सीखेगा बच्चा? बेहतर तरीके से उसकी लर्निंग होगी, उसकी लर्निंग इफ़ेक्टिव होगी। अगर आप दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे बच्चे को, स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे तो बच्चे की लर्निंग इफ़ेक्टिव होगी, बच्चा अच्छा सीखेगा, अच्छा प्रदर्शन होगा बच्चे का। तो पहला सिद्धांत यही है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। 5 सिद्धांत दिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 5 सिद्धांत में से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपके कहीं नहीं गए हैं 2-3 नंबर एनसीएफ के। तो देखिए पहला सिद्धांत क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ, ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए। ठीक है, तो लर्निंग इफ़ेक्टिव होगी। नेक्स्ट है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। बच्चे को आपको जो पढ़ाना है रट कर नहीं पढ़ाना है, रटाना नहीं है, बच्चे को रोट लर्निंग नहीं करानी है। क्या कहता है एनसीएफ 2005 कि बच्चे को जो है रोट लर्निंग नहीं करानी है, बच्चे को रटाना नहीं है बल्कि समझाना है। क्या करना है? बच्चे को समझाना है, बच्चे को रोट लर्निंग नहीं करानी है,
बच्चे को रटाना नहीं है, बच्चे को समझाना है, बच्चे को क्रिएटिव बनाना है। कैसा बनाना है? क्रिएटिव बनाना है। रटने वाला रट्टू तोता नहीं बनाना है बच्चे को। NCF 2005 क्या कहता है कि बच्चे को आपको रटने वाला नहीं बनाना है, बच्चे को रटवाना नहीं है, बच्चे को रोट लर्निंग नहीं करानी है, बच्चे को समझा कर पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना है? समझा कर पढ़ाना है। तो रटन प्रणाली से मुक्त करना है पढ़ाई को। NCF 2005 का दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? पहला कहता है इस ज्ञान को क्या करना है? स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। दूसरा कहता है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। रटना वाला बच्चा नहीं हमें तैयार करना है, हमें रट्टू तोता तैयार नहीं करना है, हमें समझने वाला क्रिएटिव बच्चा तैयार करना है। कैसा बच्चा तैयार करना है? क्रिएटिव बच्चा तैयार करना है। ये हो गया आपका दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत क्या है? पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। जो करिकुलम है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चे को ध्यान में रखकर होना चाहिए। जो पाठ्यचर्या है, करिकुलम है, NCF 2005 क्या कहता है? जो पाठ्यचर्या है, करिकुलम है, वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। बच्चे को प्रायोरिटी देनी चाहिए, बच्चे को ध्यान में रखकर जो है पाठ्यचर्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं ये 5। नेक्स्ट है परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। जो एग्ज़ाम है उसको आपको अधिक फ्लेक्सिबल बनाना है। कैसा बनाना है? परीक्षा को क्या करना है? आपको अधिक फ्लेक्सिबल बनाना है, अधिक लचीली बनानी है। लचीलापन क्या होता है? मतलब बदलाव करना, एकदम सख्त नहीं बनाना। ठीक है, तो परीक्षा को आपको क्या करना है? अधिक लचीलापन बनाना है। मतलब जो टेस्ट वगैरह आपको बच्चों के लेते रहने हैं बीच में, ठीक है, तो परीक्षा को आपको अधिक लचीलापन बनाना है और कक्षा की गतिविधियों से जोड़कर पढ़ाना है। क्लास की एक्टिविटीज़ से जोड़कर परीक्षा को क्या करना है? क्लास की एक्टिविटीज़ से जोड़ना है। क्या करना है? परीक्षा को लचीलापन बनाना है अधिक, और क्या करना है? क्लास की एक्टिविटीज़ से जोड़ना है। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत क्या है? ये पांचों सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो NCF 2005 ने दिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना। अगर बच्चा ठीक से पढ़ना नहीं है, पढ़ाई तो बच्चे को आपको करानी ही करानी है। आपको क्या करना है? एक अच्छा नागरिक भी बनाना है बच्चे को। क्या करना है? एक अच्छा नागरिक बनाना है। वो राष्ट्र के जो मूल्य हैं उनके प्रति आस्थावान हो, वो एक अच्छा नागरिक बनकर आए। तो आपको कैसा बच्चा तैयार करना है? जो एक अच्छा नागरिक बन सके, जिसका अपने देश के जो मूल्य हैं उनके प्रति आस्था हो उसके अंदर। तो आपको एक अच्छा नागरिक तैयार करना है बच्चे को। ठीक है, तो ये थे 5 सिद्धांत। अब आगे देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पहला सिद्धांत। दूसरा है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, बच्चे को रटने वाला नहीं बनाना है, बच्चे को क्रिएटिव बनाना है। तीसरा सिद्धांत पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, बालक केंद्रित होनी चाहिए। परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है और कक्षा की गतिविधियों से जोड़कर पढ़ाना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करने हैं हमें, मतलब अच्छे नागरिक तैयार करने हैं बच्चे को। पढ़ाना लिखाना तो अलग है, उनको क्या करना है? एक अच्छा नागरिक भी बनाना है, संस्कारी भी बनाना है हमें। वो क्या हो? बच्चा संस्कारी भी होना चाहिए, बच्चे का अपने देश के जो मूल्य हैं उनके प्रति आस्था होनी चाहिए बच्चे के अंदर। तो क्या करना है? आपको एक अच्छा नागरिक तैयार करना है बच्चे को। तो ये 5 सिद्धांत NCF के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको ये ध्यान में रखने हैं। 5 NCF पूछ लेगा ज्ञान को कैसे पढ़ाना है NCF 2005 के अनुसार। तो बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना है, दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। तो ये थे 5 सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ये तो आपको पता ही चल गया। NCF क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, एक फाइल है, एक दस्तावेज है। ठीक है, NCF की फुल फॉर्म आपको पता चल गई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब NCF का एक सूत्र है, NCF 2005 की बात हो रही है यहाँ पर। जो चौथा NCF है, NCF 2005, कौन सा NCF है?
4th नंबर का NCF है। ठीक है, तो ये इसका सूत्र क्या है, शिक्षा बिना बोझ के दो, क्या दो, शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन, एजुकेशन विदाउट बर्डन। आपको शिक्षा बच्चे को देनी है बिना बोझ के देनी है। जैसे क्या होता था पहले, बच्चा छोटा होता था लेकिन उसका बैग भारी होता था, बस्ता जो होता था उसका बैग जो होता था वो भारी होता था बच्चे से भी ज़्यादा। अब बच्चा तो छोटा लेकिन बैग उसका जो है भारी है, किताबों से भरा हुआ है, बोझ है, बोझ की तरह है। ठीक है, तो हमको अब शिक्षा NCF 2005 के अनुसार कैसी देनी है, बिना बोझ के शिक्षा देनी है। उसकी जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम है, उसमें कमी करनी है। ये NEP कहती है। NEP क्या कहती है, जो पाठ्यक्रम है बच्चे का उसमें कमी करनी है, कटौती करनी है, ताकि बोझ ना हो, बच्चे के ऊपर लोड ना आए। बच्चा बैग भारी ले लेकर चलता था, पहले क्या होता था, बच्चा छोटा बच्चा होता था लेकिन बैग उसका उससे भी भारी होता था, भर भर कर किताब कॉपी ले लेकर जाता था, बोझ था बैग में, क्या था, बोझ ही बोझ था। तो अब कैसी शिक्षा देनी है, NCF 2005 के अनुसार शिक्षा देनी है हमको बिना बोझ के। कैसी शिक्षा देनी है, बिना बर्डन के, बिना बर्डन के, बोझ नहीं होना चाहिए बच्चे के ऊपर, लोड नहीं होना चाहिए बच्चे के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रटने की प्रणाली ख़त्म होनी चाहिए। बच्चे को हमें रटने वाला नहीं बनाना है, बच्चे को हमें रट्टू तोता नहीं बनाना है, हमें बच्चे को क्रिएटिव बनाना है, समझने वाला बनाना है। ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को आपको क्या करना है, डेवलप करना है, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है बच्चे की। बच्चे को रटने वाला रट्टू पीस नहीं बनाना है NCF 2005 के अनुसार। नेक्स्ट है, रटने वाला नहीं बनाना है। अगर आपको रटने वाला दिख जाए वर्ड, इसका मतलब याद करना भी होता है, इसका मतलब स्मरण करना भी होता है, कंठस्थीकरण करना भी रटना ही होता है, प्रत्यय स्मरण करना भी रटना ही होता है, दोहराना, बार बार रिपीट करना भी क्या होता है, रटना होता है। तो आपको रटने वाला बच्चे को नहीं पढ़ाना है। जहाँ पर भी आपको रटना वर्ड दिख जाए, याद करना दिख जाए, स्मरण करना दिख जाए, कंठस्थीकरण मतलब कंठ से याद करना, कंठस्थीकरण, कंठस्थीकरण दिख जाए, प्रत्यय स्मरण दिख जाए, दोहराव दिख जाए, उसे तुरंत काट दोगे। ये सब नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। क्या हैं ये, नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। रटना, रटने वाली हमें पढ़ाई नहीं करानी है बच्चे को। तो रटना, याद करना, ये सब एक ही बातें होती हैं। रटना, याद करना, स्मरण करना, कंठस्थीकरण करना, प्रत्यय स्मरण करना, दोहराना, ये सब रटने में आ जाता है। तो जब भी आपको ये वर्ड दिखाई दें तुरंत उस ऑप्शन को कट कर दोगे। क्या कर दोगे, तुरंत उस ऑप्शन को काट दोगे। इंग्लिश में आपको मेमोराइजेशन दिख जाए जहाँ वर्ड, तुरंत काट दोगे, नेगेटिव टैग वर्ड है। मेमोराइजेशन नहीं कराना है बच्चे को, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एजुकेशन देनी है। ठीक है, तो मेमोराइजेशन जहाँ भी दिखे तुरंत काट दोगे। बच्चे को रोट लर्निंग नहीं करवानी है। बच्चे को कैसी लर्निंग नहीं करानी है, रोट लर्निंग नहीं करवानी है। हमें बच्चे को रोट लर्निंग नहीं करवानी है। जहाँ पर भी आपको रोट लर्निंग वर्ड दिखाई दे जाए तुरंत काट दोगे। मेमोराइजेशन दिखाई दे जाए तुरंत काट दोगे। नेक्स्ट NCF क्या कहता है, कहता है बच्चे को सज़ा नहीं देनी है। हमें बच्चे को सज़ा नहीं देनी है, बच्चे को दंड नहीं देना है। सज़ा का मतलब ना बच्चे को मारना है। अगर बच्चा समझ नहीं पा रहा है, पढ़ने में ठीक नहीं है, तो आपको बच्चे को ना तो मारना है, ना पीटना है, ना धमकाना है उसे, ना कोई पनिशमेंट देनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ना तो आपको प्राइज़ देना है ना ही दंड देना है। इसका मतलब है आपको पुनर्वलन नहीं देना है। जब आप प्राइज़ देते हैं बच्चे को तो क्या होता है, उसकी जो अंदर का इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो केवल प्राइज़ के लिए पढ़ता है। किस लिए पढ़ता है, जैसे मैथ्स के टेस्ट में अगर जो 10 में से 10 मार्क्स लाएगा उसे कुछ प्राइज़ मिलेगा, ऐसा कहा जाए। और इंग्लिश में बच्चे का इंटरेस्ट है, किस में इंटरेस्ट है, इंग्लिश में बच्चे का इंटरेस्ट है, लेकिन प्राइज़ उसको मैथ्स में मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, मैथ्स को ज़्यादा पढ़ेगा। किसको ज़्यादा पढ़ेगा, मैथमेटिक्स को ज़्यादा पढ़ेगा इंग्लिश की जगह, तो उसका इंटरेस्ट इंग्लिश में था ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हो आप, पुरस्कार से उसकी आंतरिक रुचि ख़त्म हो जाएगी। तो पुरस्कार देना और दंड देना किस में आता है, पुनर्वलन में आता है। तो NCF 2005 के अनुसार आपको पुनर्वलन भी नहीं देना है बच्चे को, ना तो पुरस्कार देना है ना ही दंड देना है।
रीइंफोर्समेंट नहीं करना है, रीइंफोर्समेंट नहीं देना है बच्चे को, रीइंफोर्समेंट नहीं देना है। पुनर्वलन जहाँ पे भी वर्ड दिख जाए तुरंत उस ऑप्शन को कट कर दोगे। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 किस पर जोर देता है? क्रिएटिविटी पर जोर देता है। एनसीएफ 2005 किस पर जोर देता है? रचनात्मकता पर जोर देता है, क्रिएटिविटी पर जोर देता है, रटंत विद्या पर जोर नहीं देता। एनसीएफ 2005 किस पर जोर देता है? क्रिएटिविटी पर जोर देता है, रचनात्मकता पर जोर देता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, क्रिएटिविटी पर जोर देता है एनसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक? शिक्षा कैसी देनी चाहिए? एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ये सारे पॉइंट्स हम। शिक्षा कैसी देनी चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित को बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड। बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी है। आपको क्या देनी है? बच्चे को ध्यान में रखना है, बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है? बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। तो शिक्षा कैसी देनी है? बाल केंद्रित देनी है, जिसमें सेंटर कौन होना चाहिए? बच्चा होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए। अगर आपसे कहे टेक्स्ट बुक सेंटर्ड देनी है एजुकेशन, नहीं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं देनी है। अगर कहे आपसे शिक्षक केंद्रित देनी है, नहीं, शिक्षक केंद्रित नहीं देनी है। एनसीएफ 2005 के अनुसार आपको क्या देनी है? बाल केंद्रित शिक्षा देनी है, बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी है। कैसी शिक्षा होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए, अधिगमकर्ता केंद्रित होनी चाहिए। कभी कभी अधिगमकर्ता भी बोल सकता है वो बाल केंद्रित की जगह। अधिगमकर्ता, अधिगम कौन करने वाला है? बच्चा ही तो है, तो इसका मतलब बाल केंद्रित ही हुआ। तो बच्चे को शिक्षा कैसी देनी है? बाल केंद्रित शिक्षा देनी है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, अधिगमकर्ता केंद्रित होनी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी आपको पाठ्य पुस्तक केंद्रित दिख जाए तुरंत ऑप्शन को काट दोगे, गलत हो जाएगा, ये वाला कीवर्ड गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं देनी है, काट दोगे ऑप्शन तुरंत। शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं देनी है। शिक्षक केंद्रित का मतलब शिक्षक केवल व्याख्यान देगा, शिक्षक का अधिकार होगा पूरी एजुकेशन पर, बच्चे की कोई भूमिका नहीं होगी। ये होती है शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो बताओ, जहाँ बच्चे का कोई रोल नहीं है, केवल टीचर का रोल है, तो क्या वो अच्छी एजुकेशन है? नहीं। शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बच्चा केंद्रित होनी चाहिए, बालक केंद्रित होनी चाहिए। तो शिक्षक केंद्रित जहाँ भी आपको दिखाई दे तुरंत उस ऑप्शन को कट कर दोगे। ये टैग वर्ड भी है आपके लिए, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, नेगेटिव टैग वर्ड हैं। तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित तुरंत काट दोगे, शिक्षक केंद्रित तुरंत काट दोगे। अब एनसीएफ क्या कहता है 2005 कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। बच्चे को जो शिक्षा देनी है उसकी मदर टंग में देनी है। किस में देनी है? मदर टंग में। अब कुछ लोग मानते हैं कि हिंदी लगाए आते हैं। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? हिंदी होना चाहिए। बच्चे हिंदी में, मातृभाषा को हिंदी बोलकर कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, लेकिन हिंदी नहीं लगाना है आपको। बच्चे को शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा क्या होती है? उसकी घर की भाषा, स्थानीय भाषा, उसके घर की भाषा जो घर में बोली जा रही है वो मातृभाषा होती है। हिंदी नहीं है मातृभाषा, हिंदी को मातृभाषा बोल देते हैं। शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? बच्चे हिंदी को मातृभाषा समझकर हिंदी लगाए आते हैं, टिक करी आते हैं। शिक्षा का माध्यम हिंदी नहीं होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। कौन सी भाषा? मातृभाषा होनी चाहिए। ये एनसीएफ 2005 पूरे देश के लिए है, पूरे भारत के लिए है एनसीएफ 2005। तो कौन सी भाषा होनी चाहिए? मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए बच्चे को। ठीक है, जैसे कोई तमिल बोलता है, तमिल उसकी मातृभाषा है तो तमिल में। ठीक है, कोई पंजाबी बोलता है तो पंजाबी मातृभाषा में। कोई क्या बोलता है? हिंदी बोलता है तो हिंदी उसकी मातृभाषा है तो हिंदी में देनी चाहिए। जो भी मातृभाषा होगी उसी मातृभाषा में आपको शिक्षा देनी है। तो शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है एनसीएफ 2005? वो कहता है कि बहुभाषा जो है, बहुभाषा का क्या मतलब है? अलग अलग भाषा वाले बच्चे, बहुभाषी लोग, बच्चों का क्या मतलब है? अलग अलग भाषा वाले। जैसे स्कूल है, कोई बच्चा आपके क्लास में भोजपुरी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है,
तो NCF 2005 क्या कहता है कि बहुभाषाओं को संसाधन के रूप में देखना है आपको, एज ए क्या देखना है, रिसोर्स के रूप में देखना है, एक गुण के रूप में देखना है, एक पूंजी के रूप में देखना है। आपको बहुभाषा को संसाधन के रूप में देखना है, ना कि बाधा के रूप में देखना है। अब सपोज कीजिए किसी बच्चे को भोजपुरी आती है, उसका फ्रेंड बन गया इंग्लिश बोलने वाला, तो वो इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा सीखने लग जाएगा भोजपुरी वाले से, और इंग्लिश वाला भोजपुरी सीखने लग जाएगा भोजपुरी वाले से, तो उसको एक से लगेगा। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? किसी को ज़्यादा लैंग्वेज का ज्ञान हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है, बच्चे को ज़्यादा लैंग्वेज का ज्ञान होगा। क्या होगा, बहुभाषा को आपको क्या मानना है, संसाधन मानना है, अच्छा मानना है बहुभाषा को, बैरियर नहीं मानना है, बाधा नहीं मानना है, क्या मानना है, रिसोर्स मानना है। ठीक है, तो भोजपुरी वाला इंग्लिश सीख जाएगा इंग्लिश वाले से, इंग्लिश वाला भोजपुरी सीख जाएगा भोजपुरी, ऐसे ही हिंदी वाला इंग्लिश से इंग्लिश सीख जाएगा, और इंग्लिश वाला हिंदी सीख जाएगा हिंदी वाले बच्चे से। तो बच्चे को बहुभाषा वाले बच्चे जो होंगे उनको बहुत सारे का ज्ञान हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है। तो बहुभाषा क्या है, एक संसाधन है, एक बाधा नहीं है, एक बैरियर नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। कौन कहता है, NCF 2005 क्या बढ़ावा देता है, संसाधन के रूप में देखने को कहता है। नेक्स्ट है, आपको बच्चे को कैसे पढ़ाना है, मूर्त से अमूर्त की ओर या अमूर्त से मूर्त की ओर पढ़ाना है। देखो आपको बच्चे को पढ़ाना है, NCF 2005 के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ मैं ये सब, बच्चे को मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना है। अब मूर्त क्या होता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ पढ़ाना है। अब कॉन्क्रीट मूर्त होता क्या है, मूर्त का मतलब है जो आपको आँखों से दिखाई दे। जैसे आप बच्चे को कैलकुलेशन करना सिखा रहे हैं, 2 में 5 जोड़ना सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, 2 में 5 जोड़ना सिखा रहे हैं। ठीक है, अब आप बच्चे से डायरेक्ट पूछ लें 2 में 5 बता, बच्चे को वो हो गया अमूर्त, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसकी आँखों, 2 में 5 जोड़ना है, ये उसकी आंखों को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आपने लिख दिया, उसकी आंखों को दिखाई देने लग जाएगा, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, और बच्चे को सिखा दिया कि 2 ऐसे बना 2 डंडे, 5 फिर 5 डंडे बना, और फिर इनको काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 और 5 कितने, 7। बच्चे को दिखाई दे रहा है आँखों से, किससे दिखाई दे रहा है, आँखों से दिखाई दे रहा है, वो मूर्त होता है। अमूर्त जो दिखाई ना दे, फिर बच्चा अपने आप कैलकुलेशन करने लग जाएगा। जब मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाएंगे हम, पहले उसे मूर्त की तरफ लेकर जाएंगे, फिर तुरंत हम क्या करेंगे, जब वो मूर्त सीखने लगेगा फिर हम उसे अमूर्त की ओर जाएंगे। फिर बच्चे से ऐसे ही पूछेंगे 2 और 5 कितना होता है, तो बच्चा मन में कैलकुलेशन करके बता देगा 2 और 5 कितना होता है, 7 होता है। पहला बच्चा मूर्त तरीके से सीखेगा, डंडे कर करके सीखेगा, प्लस करना, ट्रिक होती है जोड़ना सिखाने की बच्चे को, तो देख कर ही तो सीखेगा बच्चा, आँखों से देखेगा तभी तो सीखेगा। तो मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना है आपको, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाना है, ये बात आपको याद रखनी है। वो आपसे कहेगा क्वेश्चन में, क्या अमूर्त से मूर्त की ओर पढ़ाना है, जी नहीं, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं पढ़ाना है, आपको मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना है। अब मूर्त को ही क्या बोलते हैं, ठोस बोल देते हैं, कभी कभी वर्ड चेंज हो जाते हैं। आपका पेपर इंग्लिश में बनता है, जो हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो कभी कभी मूर्त वर्ड दे देगा हिंदी में, कभी ठोस दे देगा। तो ठोस का मतलब भी मूर्ति है। आपको या तो मूर्त से अमूर्त की ओर ऑप्शन मिलेगा या ठोस से अमूर्त की ओर मिलेगा। तो अगर ठोस से अमूर्त की ओर मिले तो वो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर लिखा मिले तो वो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक और सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना है आपको बच्चे को, NCF 2005 के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ मैं। बच्चे को कैसे पढ़ाना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना है। जो पहले उसको नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, उस प्रीवियस नॉलेज से चलना है और फिर उसे अज्ञात की तरफ लेकर जाना है, जिसके बारे में वो नहीं जानता है। ठीक है, जैसे आपको गाय के बारे में पढ़ाना है, तो बच्चे को नॉलेज होगी गाय का दूध उसके घर में आता है, तो वहाँ से आप उसकी प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हुए स्टार्ट कर सकते हैं, जो उसको ज्ञात है, जिसकी उसे नॉलेज है। जैसे आप पूछ सकते हैं कि तुम्हारे घर में किसका दूध आता है बच्चे से, तो वो बोलेगा गाय का दूध आता है। गाय के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसको नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है गाय के बारे में। फिर आप पूछेंगे गाय का दूध कैसा होता है, तो बच्चा बोलेगा सफ़ेद। फिर आप रंग की भी नॉलेज करा सकते हैं, गाय किस रंग की होती है, गाय बच्चा बोल देगा कि गाय किस रंग की होती है, सफ़ेद रंग की होती है और ब्राउन रंग की भी होती है। ठीक है, तो क्या करना है, बच्चे को
ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर जाना है, जो उसको प्रीवियस नॉलेज है उससे जोड़ते हुए उसको अज्ञात की तरफ लेकर जाना है जो उसे नहीं पता है। तब आप बच्चे को रंगों के नाम सिखा सकते हैं, वाइट, ब्लैक, ठीक है। आपने जोड़ दिया, बच्चे के घर से जोड़ दिया, उसके दैनिक जीवन से जोड़ दिया। तो आपको नोन टू अननोन पढ़ाना है, हमेशा ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, त्रुटियाँ, गलतियाँ। अब बच्चा जो सीख रहा है उसे सीखने में वो गलतियाँ करेगा, क्या करेगा, एरर करेगा। बच्चा जब सीखता है तो सीखने में गलतियाँ करता है। पहले बच्चा ABCD बच्चे को सिखाते हैं तो पहले वो ए बोलना नहीं सीख पाता ठीक से, भूल, ABCD का सीक्वेंस आप सिखाओ उसको ABCD, तो बच्चा बोलेगा, कभी ए बोलेगा, कभी डी बोल देगा, फिर सी बोल देगा, फिर बी बोल देगा। तो गलतियाँ करेगा, त्रुटियाँ करेगा, त्रुटियाँ करने से ही वो एक बार सीख जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ABCD बोलना सही सीख जाएगा। तो गलतियाँ जो होती हैं, त्रुटियाँ जो होती हैं, वो क्या होती हैं, सीखने का ही एक भाग होती हैं। क्या होती हैं, सीखने का ही एक भाग होती हैं। तो त्रुटियाँ नेगेटिव नहीं होती। त्रुटियाँ, भ्रांतियाँ, गलतियाँ, इसको भ्रांतियाँ भी बोलते हैं, गलतियाँ भी बोलते हैं, त्रुटियाँ भी बोलते हैं, एरर्स भी बोलते हैं। तो एरर्स क्या होती हैं, सीखने का ही एक पार्ट होती हैं। क्या होती हैं, लर्निंग का ही एक पार्ट होती हैं, नेगेटिव नहीं होती हैं। जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक कैसे सीखेगा बच्चा, बिल्कुल बच्चा गलती करके ही सीखता है। तो गलतियाँ भी क्या हैं, सीखने का ही एक पार्ट होती हैं। अब नेक्स्ट है, बच्चा कैसे सीख रहा है। बच्चा, गलतियां हमें क्या बताती हैं कि बच्चा कैसे सीख रहा है। गलतियों के द्वारा हम ये जानते हैं कि बच्चा कैसे सीख रहा है, उसकी लर्निंग कैसे हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, NCF 2005 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, किसी भी भाषा से बच्चा आया है, किसी भी संस्कृति से आया है, उसको कोई भी प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, तो आपको उस सभी का सम्मान करना है। आपको क्या करना है, उसका सम्मान करना है। जैसे मैंने आपको विविधता का सम्मान करने को बताया था, डाइवर्सिटी का आपको सम्मान करना है, ठीक है, विभिन्नताओं का आपको सम्मान करना है। तो बच्चा किसी भी भाषा से आया है, कोई भी भाषा बोलता है, किसी भी संस्कृति से आया है, उसको कोई भी प्रीवियस नॉलेज है किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आपको उसका सम्मान करना है, अपमान नहीं करना है, ठीक है। तो जहाँ पर ये वर्ड दिख जाए वहाँ आपको सम्मान करना है, पॉजिटिव हो जाएगा। भाषा, संस्कृति, ज्ञान, क्या करना है, आपको इन सब का सम्मान करना है, बच्चे का अपमान नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, सीखना कैसा प्रोसेस है, लर्निंग कैसा प्रोसेस है। तो देखो, लर्निंग जो है वो एक्टिव प्रोसेस है। कैसा है, सक्रिय है। मतलब लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है और एक सोशल प्रोसेस है। आप समाज से ही तो सीखते हैं, समाज से ही तो सीख कर सीख रहे हैं, ठीक है। तो सीखना क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब जो है, टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होंगे, दोनों ही सक्रिय होंगे। टीचर भी एक्टिव होगा, स्टूडेंट भी एक्टिव होगा। ये नहीं होगा कि टीचर एक्टिव नहीं है और पढ़ा रहा है तो क्या बच्चा इंटरेस्ट लेगा पढ़ने में। अगर टीचर एक्टिव होकर पढ़ा नहीं रहा है तो क्या बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा, नहीं होगा। और क्या टीचर पढ़ा रहा है लेकिन बच्चा एक्टिव होकर नहीं पढ़ रहा है, नहीं समझ रहा है, तो क्या टीचर को अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो टीचर भी एक्टिव होना चाहिए लर्निंग में, स्टूडेंट भी एक्टिव होना चाहिए और टीचिंग प्रोसेस भी एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है कि सीखना, लर्निंग क्या है, एक सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों है, क्योंकि हम समाज से ही सीखते हैं। हम कुछ भी सीखते हैं समाज से ही सीखते हैं। अब आपसे वो कह दे निष्क्रिय प्रक्रिया है क्या, लर्निंग एक निष्क्रिय प्रक्रिया है क्या, टीचर को निष्क्रिय होना चाहिए, क्या बच्चे को निष्क्रिय होना चाहिए, तुरंत काट दोगे निष्क्रिय वर्ड, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव कीवर्ड है। तो निष्क्रिय वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए क्या है, पैसिव है, तुरंत काट दोगे। निष्क्रिय ना तो बच्चे को होना है, ना हमारी शिक्षा प्रणाली को निष्क्रिय होना है, ना ही टीचर को निष्क्रिय होना है। नेक्स्ट है, आपको पढ़ाना जो है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, सिद्धांतों में भी हमने पढ़ा था, बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। हमें क्या करना है, बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है, ठीक है। जैसे आप गाय का निबंध सिखा रहे हैं बच्चे को, तो बच्चे ने गाय देखी होगी तो आप उसके दैनिक जीवन से जोड़ देंगे कि तुम्हारे घर किसका दूध आता है, बच्चा बोलेगा गाय का दूध। गाय कैसी होती है, कि बच्चा बोलेगा अरे वो सफ़ेद कलर की गाय होती है जिसका दूध आता है हमारे घर, ठीक है। फिर आप पूछेंगे बच्चे से कि गाय की कितनी पूँछ होती है, तो बच्चे ने देखी होगी, तो दैनिक जीवन से आप उसको जोड़ रहे हैं। बच्चा तुरंत बता देगा कि एक पूँछ होती है गाय की,
ठीक है। तो इस तरीके से आप वास्तविक जीवन से जोड़कर बच्चे को पढ़ा सकते हैं। आप पूछेंगे गाय का कलर कैसा था, तो वाइट, तो बच्चे को रंग की नॉलेज होने लगेगी, या उसको पहले से ही प्रीवियस नॉलेज है, बस आप उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर पढ़ा रहे हैं। तो आपको कैसे पढ़ाना है, वास्तविक जीवन से, उसके दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। नेक्स्ट क्या है, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो शिक्षक की भूमिका है वो सुविधादाता की है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो टीचर की भूमिका है वो क्या है, एक सुविधा प्रदाता की है, फैसिलिटेटर की है। किसकी है, फैसिलिटेटर की भूमिका है, सुगमकर्ता की भूमिका है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। शिक्षक की भूमिका एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग क्या है, सुविधादाता की है, सुगमकर्ता की है। तो ये था हमारा एनसीएफ 2005, जिसके हमने पूरा एनसीएफ यहाँ पर हमने कवर कर लिया है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, उसके सिद्धांत भी पढ़ लिए हैं। एनसीएफ 2005 क्या कहता है ये भी पढ़ लिया है, कौन से नंबर का था एनसीएफ ये भी पढ़ लिया है, किसके द्वारा तैयार किया गया था ये भी पढ़ लिया है, किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था ये भी पढ़ लिया है। हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं इस एनसीएफ की एक वीडियो में। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है लाइव में, तो आप इसको हमारे चैनल में लाइव में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, यहाँ से आपके 2-3 नंबर पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखी है तो। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं, जितनी ज़रूरत की हैं उतनी ही चीज़ें आपको इस टॉपिक में करवाई हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, एनसीएफ की पूरा एनसीएफ कवर है इसमें, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो हमारे लाइव में आकर ज़रूर इस वीडियो को देखें। डेली सीडीपी की क्लास आपकी सुबह 10 बजे चलेगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखें इस टाइम को, और 10 बजे सुबह क्लास में लाइव ज्वाइन हो। इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये वीडियो खो जाएगी वरना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अगर आपने नहीं देखा एक बार ज़रूर देखें इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये वीडियो खो ना जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।